बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और हम डिस्कस करें चैप्टर नंबर 19 एफएससी सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। तो आज का हमारा टॉपिक है एजिंग, रीजनरेशन और एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तो बेसिकली हम इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और ये कैसे कैसे होते हैं और किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एजिंग से। तो बेसिकली एजिंग क्या होती है हमारे पास, कि इसको अगर हम डिफाइन करें कि डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट सीरीज़ चलती हैं जनरेशन की, और जनरेशन की चलती हैं, जनरेटिव प्रोसेसेस चलते हैं और डीजनरेटिव प्रोसेसेस चलते हैं। बेसिकली जो एजिंग होता है ना, ये सीरीज़ होती है डीजनरेटिव चेंजेस की हमारी बॉडी के अंदर, जिसका रिजल्टेंट क्या निकलता है कि वीकनिंग होती है और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की। और इसको क्या हम कहते हैं, बेसिकली हम कहते हैं इसको जिरंटोलॉजी। ठीक है, जिरंटोलॉजी कहते हैं। और अगर हम इसकी ब्रांच में जाएं, बायोलॉजी के ब्रांच में, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एजिंग, इसको कहते हैं गेरंटोलॉजी। ठीक है, इसके बेसिकली ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो उसके क्या क्या हो सकते हैं। एजिंग बेसिकली क्या होता है, एजिंग एज से निकला है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हो जाना एजिंग के। ठीक है, एज के ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इफ़ेक्ट हो जाना, कुछ जो है जेनेटिक चेंजेस की वजह से डिफरेंट चीज़ों का चेंज हो जाना एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं बेसिकली एजिंग। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एजिंग जो है वो इनविटेबल है। ठीक है, इनविटेबल क्या होता है, अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक इनविटेबल प्रोसेस है जो कि क्या करता है, ये एफर्ट्स करता है कि बहुत सारी जो ग्रोथ हो रही है, जो रिप्रोडक्शन हो रही है, उसको ये रोक देता है। ठीक है, एजिंग बेसिकली क्या है कि बहुत सारी अगर एफर्ट्स हो रही हैं तो उससे क्या होगा कि एजिंग का प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन बेसिकली जो उस ह्यूमन की ये जो एज है उस पर इफ़ेक्ट होगा, उसके जो जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं उसमें इफ़ेक्ट होगा, मतलब उसकी बॉडी उससे हार्म हो सकती है, अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। जो एडल्ट इंडिविजुअल होता है ना, उसमें क्या होता है, वो आइडेंटिफाइड होता है कुछ साइंस से, मतलब उसके पास क्या हो सकते हैं, ये डिफरेंट साइंस हैं। अगर ये जिसमें होंगे, मतलब डिफरेंट सिम्टम्स हैं ये, जिसके अंदर भी ये होंगे, उसको एजिंग का इशू हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपने ज़्यादा जो है वो इस बारे में नहीं सोचना। बेसिकली क्या होता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसे लग रहा होता है, वो हम खुद पे इम्प्लीमेंट करके देख रहे होते हैं कि ये चीज़ भी मेरे अंदर है, ये भी है, ये भी है। तो बेसिकली इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, इसका प्रॉपर अगर ये सारे होते हैं इश्यूज़, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेकअप करवाएं, देन ट्रीटमेंट करवाएं, देन आप कुछ सोचें इसके बारे में। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होना। और चलिए हम इनके सिम्टम्स को देखते हैं। कि फर्स्ट सिम्टम जो है वो है लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट्स, कि हेयर पिगमेंट जो हैं उनका लॉस हो जाता है। डेवलपमेंट जो हो जाती है स्मॉल पिगमेंट्स की, मतलब स्किन के अंदर ना, स्किन पे, फेस पे या आर्म्स पे ना पिगमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे से पिगमेंट्स बन जाते हैं। और स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर। और इसके अलावा क्या है कि स्विफ्टनेस और क्विकनेस जो होती है वो लॉस हो जाती है। और इसके अलावा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो लो होता है, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्या होती है, आई साइट वीक हो जाती है। और इसके अलावा फॉरगेटफुलनेस भी होती है, मतलब लेक ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है कि आप बातें भूल जाते हों बेसिकली। और डिफरेंट जो है वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही हो, मतलब आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। और जनरल वीकनेस भी होती है, जैसे कमज़ोरी होती है, चक्कर आना और सर में दर्द होना, हेडेक वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, जितनी इम्यूनिटी होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। इम्यूनिटी स्टॉप क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती जाती है। और इसके अलावा डीजनरेशन होती है ऑर्गन्स की,
ऑर्गन्स डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। जब ऑर्गन्स ही डीजनरेट हो गए तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन कैसे करेगी, तो इसमें भी इशू हो सकता है और टिश्यूज़ में भी इशू हो सकता है। टिश्यूज़ जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएं, तो इससे क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट जो है वो बीमारियां बनती हैं इससे। फिर ये बेसिकली क्या है, एजिंग के सिम्टम्स हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, आजकल जैसे जॉइंट्स की बहुत बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, तो उसके वो भी एजिंग का एक फैक्टर है। अच्छा, जॉइंट्स के अंदर होती है जैसे अर्थराइटर अराइज होता है डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज से, और डीजनरेशन इसके अलावा क्या होता है, डीजनरेशन या डिसअपेरेंस होती है इलास्टिक टिश्यूज़ की ट्यूनिका मीडिया लेयर के अंदर, जो कि क्या करती है, स्मूथ मसल्स को इफेक्ट करती है, क्या करती है, ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती है, जिसके रिजल्ट में आर्थरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, मतलब नैरोइंग हो जाती है आर्टरीज़ की, या फिर नैरो हो जाती हैं या फिर हार्ड हो जाती हैं आर्टरीज़। तो ये भी बेसिकली हमारे पास एजिंग का एक फैक्टर है, मतलब सिम्टम है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट को जो है वो कम से कम ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, जितना ब्लड उसको चाहिए उससे कम ही हो रहा होता है। तो ये तो बेसिकली हमारे पास कुछ सिम्टम्स एजिंग के। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉजेज़ की तरफ। कॉजेज़ क्या होते हैं, एग्जैक्ट प्रोसेस जो है एजिंग का वो स्टिल अननोन है, स्टिल नहीं पता किसी को भी कि एजिंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक है और कितनी एज में जाके ये होता है। इसके लिए स्पेसिफिक कोई एज भी नहीं है। ये फैक्टर्स जैसे जैसे आपके अंदर आना शुरू होते हैं, आपको क्या करते हैं, ये अंदर से मारना शुरू हो जाते हैं, और बेसिकली जो इंसान है अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत कम होती है। ऐसे नहीं होता कि जिसको एजिंग का इशू हो वो उसकी डेथ ही हो जाए, तो ये बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉजेज़ में इसके कुछ पॉइंट्स देखें तो वो क्या क्या हो सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स, इसमें क्या होता है, सेल्स जो होते हैं टिश्यूज़ के, उनकी एक लिमिटेड नंबर तक माइटोटिक डिवीजन होती है, उनमें लिमिटेड नंबर तक माइटोसिस होती है, लिमिटेड नंबर तक वो डिवाइड होते हैं, और जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी फिनाइट नंबर तक पहुंच के वहाँ पे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो हैं फुली ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद जो है वो प्रोसेस रुक जाता है। फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम के केस में अगर हम देखें, जो मेंटल एक्टिविटी या हमारी जो मेंटल एक्टिविटी या फिर मेमोरी डिट्राइटेट जो हैं, उससे क्या होता है, कुछ जो है फेवर नर्व सेल्स होते हैं ओल्ड एज के अंदर, उसको अगर हम यूथ एज से कंपेयर करें तो उनमें बहुत डिफरेंस हो सकता है। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि एडल्ट है, एक ऐसा इंसान जो ओल्ड है, दोनों का अगर मेमोरी कंपैरिजन करें तो बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, एडल्ट एज में मेच्योर होता है इंसान, उसका माइंड लेवल भी एक्टिव होता है, लेकिन जैसे जैसे ओल्ड एज में जाते हैं तो क्या होता है कि दिमाग जो है वो काम तो करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। तो ये बेसिकली एजिंग के कॉजेज़ में आता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चेंजेस इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। ठीक है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस जो हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। वो कैसे, अगर चेंजेस आ जाए, ठीक है, एजिंग में जो चेंजेस आते हैं कुछ सब्सटेंसेस की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कोलेजन जो है इंक्रीज, अच्छा कोलेजन एक्वायर जो है अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए क्रॉस लिंकेज में, तो इसके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, लेकिन जो इलास्टिक टिश्यूज़ हैं वो क्या कर देते हैं, अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देते हैं। ठीक है, जब वो अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं जो कि रेजिस्टेंस कॉज करते हैं, जो कि एजिंग के फैक्टर्स को डिफ़र कर देते हैं। मतलब जैसे ओल्ड एज में होता है और जैसे यूथ एज में होता है, दोनों में क्या होता है, ज़मीन आसमान का फिर फ़र्क आ जाता है। अच्छा, इससे क्या होता है, अगर इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस में चेंजेस आएँ तो इससे क्या हो जाता है, हार्डनिंग हो जाती है सेल्स की, मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की या कार्टिलेज की। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता, ठीक है, और सॉरी, इसमें क्या हो रहा है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है इसमें इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस की में चेंजेस की वजह से, और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ और कार्टिलेज जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते।
नेक्स्ट आता है हमारे पास म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, सेवरल चेंजेस, जो कि जब ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा होता है तो जीन्स में जितने भी चेंजेस आते हैं वो म्यूटेशंस में आ जाते हैं, और डिफरेंट प्रोसेसेस में जो चेंजेस आते हैं वो म्यूटेशंस पे आ जाते हैं। म्यूटेशंस बेसिकली ऐसे चेंजेस होते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसमें जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उसके सिस्टम्स बनने में, उसके ऑर्गन्स बनने में, उसके टिश्यूज़ बनने में, तो वो सारी की सारी म्यूटेशंस के अंदर आती हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब म्यूटेशन हो रही होती है, एक तो नॉर्मल म्यूटेशन होती रहती है, फिर इसकी कुछ टाइप्स आती हैं, फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे म्यूटेशन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, या फिर गलत जगह पे म्यूटेशन हो गई है, गलत जगह पे सेल्स प्रोड्यूस हो गए हैं, तो मतलब तो उससे क्या होगा कि म्यूटेशन की वजह से बहुत सारी कॉजेज़ भी होती हैं। अच्छा, बेसिकली म्यूटेशंस में क्या होता है, इसमें जीन्स में चेंजेस आती हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस जो होती हैं उससे क्या होता है, लॉस ऑफ सेल्स होता है, डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज़ होती है। ठीक है, अगर म्यूटेशन सडन हो गई है, स्पॉन्टेनियसली हो रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि लॉस ऑफ सेल्स या फिर डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज़ होगी, वो बेसिकली हमारे पास होती है म्यूटेशन। नेक्स्ट आती है हमारे पास गेरंटोलॉजी। गेरंटोलॉजी क्या होती है? अगर हम एजिंग के हर फैक्टर को स्टडी करेंगे, हर एंगल से स्टडी करेंगे, वो बेसिकली हमारे पास होगी गेरंटोलॉजी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्टॉप नहीं हो सकता, इसको स्लो डाउन भी नहीं किया जाता, लेकिन स्लो डाउन करने के लिए इसको बेटर न्यूट्रिशन भी नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते इसको बेटर न्यूट्रिशन देंगे तो हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है। अगर इसकी न्यूट्रिशन ठीक कर दें हम तो भी हो सकता है। अगर हम इसकी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, अगर हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो रिकवर भी हो सकता है, लेकिन टोटली रिकवर ये बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कुछ रेगुलर या बैलेंस्ड मील्स जो हैं उनको यूज़ करके हम कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, एडुकेट स्लीप, एक प्रॉपर स्लीप अगर हम लेते हैं उससे कर सकते हैं, और इसके अलावा स्मोकिंग को अवॉइड करके कर सकते हैं, और अपने वेट को मेंटेन करके इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज वगैरह किया करें, अपनी डाइट को ठीक करें, तो हम ये एजिंग के फैक्टर से बच सकते हैं। बेसिकली जो है ये जो एवरेज एज है ना इसकी 11 ईयर्स है। ठीक है, तो इसके अलावा है कि इसके एम्स क्या क्या हैं। एम्स हैं कि अपनी हेल्थ को इंक्रीज़ करें, मतलब गुड हेल्थ को इंक्रीज़ करें, और लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करने की कोशिश ना करें, आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। जितना जितना हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे उतनी ही में क्या आएंगी, बेटरमेंट आएगी, वैसे वैसे ही आप जल्दी से रिकवर हो सकते हैं। ये तो बेसिकली एजिंग। नेक्स्ट हमारे पास रीजनरेशन। कि रीजनरेशन क्या होती है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम रीजनरेशन को समझ लेते हैं। री का मतलब क्या होता है? दोबारा, और जनरेशन का मतलब जनरेट करना, दोबारा बनना, मतलब कोई भी चीज़ जो दोबारा बन रही है उसको हम कहेंगे बेसिकली रीजनरेशन का प्रोसेस। तो इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एबिलिटी टू रीगेन और रिकवर द लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, जितने भी बॉडी के इंजर्ड पार्ट हैं या फिर लॉस्ट पार्ट हैं, वो अगर लॉस हो जाते हैं तो दोबारा उनका आना, उसको कहते हैं रीजनरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे छिपकली की एग्जांपल ले लें। ठीक है, उसकी टेल जो है अगर वो लॉस हो जाए तो दोबारा से आ जाती है, वो भी बेसिकली रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि स्पॉन्जिस में रीजनरेशन का प्रोसेस देखते हैं। अच्छा, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है स्पॉन्जिस की, इनमें ग्रेट पावर होती है रीजनरेशन की। स्पॉन्जिस बहुत ज़्यादा रीजनरेटिव पावर रखती हैं, जैसे स्टारफिश है। ठीक है, अच्छा, ये क्या कर सकती हैं? दे कैन नॉट ओनली रिप्लेस द पार्ट्स लॉस्ट ड्यूरिंग इंजरी, बट एनी पीस ऑफ बॉडी इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ कंप्लीट स्पॉन्ज। सिर्फ ये नहीं है कि इसका एक पार्ट लॉस हो गया और वो दोबारा बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि इनका एक पार्ट लॉस हो गया और उस लॉस वाले पार्ट से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा एक स्पॉन्ज बन सकता है। ये प्रोसेस जो है ना, अब स्लो तो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन इसमें मंथ्स टू ईयर लग जाते हैं और एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है जब तो एक नया स्पॉन्ज बन जाता है। बेसिकली ये होता है स्पॉन्जिस के अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट, अगर प्लेन एरिया में देखें, जब बॉडी प्लेन एरिया की कट कर दें दो इक्वल हाफ्स में, उसका हर पार्ट जो है वो रीजनरेट करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, अगर प्लेन एरिया जितने भी प्लेन एरियाज हैं उनको अगर हम मिड से भी कट करते हैं, कहीं से भी कट करते हैं, उसके दो पार्ट अगर हो जाते हैं, दोनों के दोनों एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं।
नेक्स्ट आता है लॉबस्टर। लॉबस्टर्स क्या करते हैं, लॉबस्टर्स हैं जो उनके अगर पिंसर क्लॉज जो हैं वो अगर लॉस हो जाते हैं तो वो नए रीजनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टारफिश है। स्टारफिश के अंदर क्या होता है कि इसका अगर पोर्शन जो है, जैसे आम की एग्जांपल दी हमने, उसका बाजू अगर कट जाता है, पीस उसका अलग हो जाता है उसकी सेंट्रल मेन बॉडी पार्ट से, तो क्या हो जाता है, ये कम्प्लीटली फिर से ये आम जो है वो दोबारा वापस आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अर्थवॉर्म के अंदर देख लेते हैं। अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है, अर्थवॉर्म का अगर हेड रिमूव कर दिया जाए तो नया उसका सर बन सकता है, नया उसका हेड बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं सेलिमेंडर्स। सेलिमेंडर्स में क्या होता है, उसमें लिम्स की रीजनरेशन होती है। मोस्टली जो सेलिमेंडर्स होते हैं वेरियस एजेस में, डिफरेंट एजेस में डिफरेंट जो है उनकी फंक्शंस होते हैं रीजनरेशन की। अच्छा, इनकी फॉर्म्स में अगर हम देखें, लिम्स जो हैं इनके रीजनरेट होते हैं, इनकी थ्रू आउट द लाइफ लिम्स जो हैं वो रैपिडली क्या करते हैं, रीजनरेट होते रहते हैं। जब एम्फीबियंस को देख लें अगर हम, उसमें क्या होते हैं, यंग या स्मॉल एम्फीबियंस हैं उनके अंदर देख लें, उनके अंदर भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लार्वा ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का लार्वा जो है वो कैसा होता है, सर्टन अगर दूसरे बॉडी पार्ट्स को देखा जाए उसके मुकाबले में अगर लार्वा को देखा जाए तो लार्वा जो है बेसिकली जो है रीजनरेशन की कैपेसिटी रखता है, एबिलिटी रखता है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, टेल इन द लार्वा ऑफ एम्फीबियंस, वो भी रीजनरेट कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लिजर्ड्स को। लिजर्ड्स में कैसे होता है कि ये इजीली डिस्कार्ड कर देते हैं अपनी टेल को, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी लिजर्ड की, कि ये क्या करते हैं, अपनी टेल को अगर डिस्कार्ड कर देते हैं तो इनकी नई टेल आ जाती है। ये स्पेशल फीचर होता है इनके टेल का, लिजर्ड्स की टेल का। नेक्स्ट आता है हीलिंग ऑफ फीचर एंड रिपेयर ऑफ बाउंड्स। ये कैसे होता है, कॉर्डेट्स के अंदर हम देखें तो हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर या रिपेयर ऑफ स्किन बाउंड जो है ये बेसिकली क्या है, प्रॉपर है एक इसके फंक्शनिंग के लिए। और ये था हमारे पास बेसिकली रीजनरेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं प्लांट्स के अंदर रीजनरेशन क्या होती है। ये तो रीजनरेशन देखी ना हमने डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट स्पॉन्जेस, प्लेनेरिया, लॉबस्टर, स्टारफिश, अर्थवॉर्म, सिलेमेंडर्स वगैरह के अंदर। अब हम देख लेते हैं प्लांट्स रीजनरेट कैसे करते हैं। अच्छा, एनिमल्स को हमने देखा, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह से रीजनरेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर पार्ट है जिनको बस सब के सब एनिमल्स जो हैं वो रीजनरेट करेंगे, इनमें डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर रीजनरेशन क्या होती है, कैसे होती है, बेसिस जो है प्लांट की वो क्या है, प्लांट प्रोपगेशन है। इसमें क्या होता है, इसका हर पार्ट, प्लांट का हर पार्ट जो है, इसका एक सिंगल टिश्यू भी है ना, उसमें भी रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे स्टेम है, लीव्स है और रूट्स हैं, शूट्स हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, इनमें एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म फॉर रीजनरेशन। मैकेनिज्म कैसे होता है, इसमें रीजनरेशन जो है ये एक क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है। इसमें मिसिंग ऑर्गन्स जो हैं वो बनते हैं, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सब के अंदर। तो जैसे एनिमल्स के अंदर बनते हैं वैसे प्लांट्स के अंदर भी बनते हैं। और इसमें क्या होता है, रैपिड होती है डिवीजन सेल्स होते हैं, मतलब सेल्स डिवाइड होते हैं रैपिडली। और डिफरेंट मैकेनिज्म्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास नियोब्लास्ट। अच्छा, नियोब्लास्ट में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के, वो क्या करते हैं, सर्टन अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इसमें, उनको नियोब्लास्ट कहते हैं, जो कि हमेशा ही किसमें प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट की ये एडल्ट की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स जो है वो मॉडिफाई होते रहते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं, और फिर क्या बनते हैं, न्यू सेल्स बनते रहते हैं, और डिफरेंट वेरिएशन आती रहती हैं इनमें, और रीजनरेशन का प्रोसेस होता रहता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, नियोब्लास्ट जो है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, नियोब्लास्ट सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, और जैसे सेलमेंडर्स हैं इनके अंदर नहीं होता, और दूसरे कुछ वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर नहीं होता। इन एनिमल्स में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि जब इंजरी होती है ना तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और ये डिवाइड होते रहते हैं रैपिडली। और देन जो है डिफरेंशिएशन जो है वो सेम होती रहती है जैसे बाकी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होती है।
और प्रोबेबली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो बनते हैं इनके अंदर। तो ये होता है बेसिकली हमारे पास रीजनरेशन का प्रोसेस कि जितने भी लॉस्ट पार्ट हैं, चाहे वो एनिमल्स के हैं, प्लांट्स के हैं, या फिर एनिमल्स किसी भी टाइप्स के अंदर हैं, तो उनमें क्या होता है रीजनरेशन का प्रोसेस। अच्छा, बेसिकली ह्यूमंस के अंदर भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, जैसे नेल्स और हेयर्स वगैरह आते हैं, उनको जितना कट करते हैं वो फिर से आ जाता है, ये बेसिकली रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट की तरफ। एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्या होते हैं? नॉर्मल प्रोसेस होते हैं कुछ डेवलपमेंट के, ठीक है, और कुछ होते हैं एबनॉर्मल प्रोसेस। जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं वो तो ठीक होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए। लेकिन जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है ना, वो उसको बहुत बहुत नुकसान देती है। ठीक है, जब डेवलपमेंट ही नॉर्मल नहीं हो रही तो आगे जो है वो ग्रो कैसे करेगा, उसकी डेवलपमेंट होगी कैसे? बेसिकली नॉर्मल प्रोसेस जो होता है डेवलपमेंट का, उसको वो क्या होता है, वो रिपीटेड होता है, थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन आती हैं और नॉर्मल प्रोसेस होते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी के जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट करते हैं, तो वो होती है बेसिकली हमारे पास एबनॉर्मल डेवलपमेंट। अच्छा, हम ना टेराटोलॉजी को अगर हम डिस्कस करें, टेराटोलॉजी क्या होती है? ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें जितनी भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हर एंगल से, उसको हर फंक्शन से। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल्स में क्या आता है हमारे पास? माइक्रोसिफेली आता है। माइक्रोसिफेली क्या होता है? माइक्रोसिफेली के अंदर इंडिविजुअल्स जो है वो छोटे से स्कल के साथ प्रोड्यूस होता है, उसका स्कल जो है वो स्मॉल होता है। इसके अलावा क्लेफ्ट प्लेट है, क्लेफ्ट प्लेट के अंदर क्या होता है? इंडिविजुअल जो है वो क्लेफ्ट प्लेट जो होती है उसकी अपर लिप जो है वो फोल्डेड होता है इंडिविजुअल का। और अगर हम देखें फिंगर्स की बात करें, अगली अगर हम एग्जांपल लें, किसी की 5 फिंगर्स होती हैं, किसी की 5 से ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल देखें हीमोफीलिया की या सिकल सेल एनीमिया की, ठीक है, ये भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से होता है। और अगर हम देखें वेरियस काइंड्स ऑफ सिंड्रोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम होता है और डिफरेंट टाइप्स के सिंड्रोम्स होते हैं, तो वो भी किसकी वजह से होते हैं? वो भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से होता है। अच्छा, ये तो थी कुछ एग्जांपल्स ना एबनॉर्मल डेवलपमेंट की। अब आते हैं फैक्टर्स की तरफ। ऐसे फैक्टर्स जो कि कॉज करते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट, वो कौन कौन से हैं? अच्छा, कोई भी चीज़ हो सकती है एबनॉर्मल डेवलपमेंट कॉज करने के लिए ना। नॉर्मल प्रोसेस जो है डेवलपमेंट का वो इससे डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें क्या होता है? एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स की वजह से एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। इसके अलावा क्रोमोसोम में चेंजेस की वजह से हो सकती है, मतलब एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स की वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। ये क्या हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। तो अगर हम देखें कि इसको अगर हम फर्स्ट इसकी टाइप देखें, एबनॉर्मेलिटीज़ ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स की वजह से कैसे होती है कि जब जीन्स बन रही होती हैं, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आती हैं, उसमें अगर म्यूटेशन हो जाती है तो उससे हो सकती है चेंज, उससे एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। या फिर जब डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है, क्रोमोसोम में चेंज आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हीमोफीलिया होता है, इससे सिर्फ क्या करते हैं, मेल्स ज़्यादा सफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इसमें क्या होता है, या तो जीन डोमिनेट होगी, या तो रिसेसिव होगी, या होमोजाइगस होगी, या हेटरोजाइगस होगी। इसकी वजह से क्या होती है? एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज होती हैं। नेक्स्ट अगर हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को देखें तो इसमें क्या हो सकता है कि क्रोमोसोम्स में चेंज आ सकता है, क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ सकता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम में कोई ना कोई चीज़ मिसिंग हो सकती है, या फिर एडिशन हो सकती है वाई क्रोमोसोम की। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास लिम्फेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? एक्स एक्स वाई होता है। इसमें क्या होता है? ट्राइसोमी होती है, सेक्स क्रोमोसोम्स की मेल के अंदर। नेक्स्ट आता है जैकॉब सिंड्रोम जिसमें एक्स डबल वाई होता है, मतलब जो हमारे पास लिम्फेल्टर सिंड्रोम है उसमें डबल एक्स आता है, जैकॉब सिंड्रोम में हमारे पास डबल वाई आता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या होता है? ट्रिपल एक्स आ जाता है। तो इससे क्या होता है? इनकी जो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, मेंटली जो है वो स्टेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक्स ओ होता है। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें फीमेल्स के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। नेक्स्ट आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? उसमें 21st पेयर पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेराटोजेंस। टेराटोजेंस क्या होते हैं हमारे पास? टेराटोजेंस बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट करते हैं। और इसमें क्या आता है? आयनाइजिंग रेडिएशंस आती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है,
सॉरी, इसमें दो चीज़ें आती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस आती हैं और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आयनाइजिंग रेडिएशंस में क्या होता है, एक्स रेज जो होते हैं फॉर एग्जांपल, वो क्या होते हैं, वो टेराटोजेनिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है जो कि उसकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, जैसे ओवम या स्पर्म की डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। इसमें क्या होता है कि कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस जो है वो मिसिंग होते हैं, जैसे वाइटामिन हो गए, ट्रेस एलिमेंट्स हो गए, इनमें से कोई ना कोई चीज़ मिसिंग हो सकती है, जैसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं बॉडी के अंदर ड्रग्स वगैरह की वजह से। और फॉर एग्जांपल या मदर जो है वो अगर ड्रग्स ले लेती हैं, टॉक्सिन्स ले लेती हैं, तो उससे क्या होगा कि डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में चेंजेस आ जाएंगे, फीटस जो है वो उससे इफ़ेक्ट होगी और एबनॉर्मेलिटी कॉज हो जाएगी और अल्टीमेटली फीटस की डेथ भी हो सकती है। लास्ट पार्ट है हमारे पास मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में क्या है हमारे पास कि अच्छा, ये भी इसके टाइप्स में ही आता है, ठीक है। टेराटोजेंस के बाद आता है हमारे पास बेसिकली क्या, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। अच्छा, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें स्ट्रक्चरल डेविएशंस आती हैं, मतलब नॉर्मल से ये एबनॉर्मल बनते हैं। अच्छा, जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, वेरियस बॉडी ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है, एक ऑर्गन जो है वो क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है या फिर रिपीट हो जाता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, एबनॉर्मल ऑर्गन्स जो हैं वो बन जाते हैं, बॉडी पार्ट जो हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, इंडिविजुअल जो है वो उसमें क्या होती हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज होती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो ये था बेसिकली हमारे पास एजिंग, रीजनरेशन और एबनॉर्मल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहेगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये था बेसिकली 19 चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अगर पूरे चैप्टर में कहीं पे कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।